हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में जिसके अंदर हम डिटेल में कवर करने वाले हैं राजस्थान रॉयल वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में जो कि आईपीएल का आज का मुकाबला होने वाला है। उसे डिटेल में हम कवर करेंगे, जिसके अंदर हम डिटेल में जानेंगे आज के मैच में कैसी कंडीशन रहने वाली है, स्पेशली पिच की, जिसके अकॉर्डिंग हम अपना ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन तैयार करने वाले हैं। कुछ ऐसे फैक्ट जानने वाले हैं दोस्तों जिन्हें कोई भी कवर करना पसंद नहीं करता, या फिर यूँ कहूँ कोई भी कवर नहीं करता। ऐसी चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ जो कि स्पेशली रिलेटेड रहेंगी क्रिकेट से, यानी कि क्रिकेट गेम जो कि चलता है एक्चुअल में मैदान के ऊपर, वो किस प्रकार से चलता है उसके ऊपर मैक्सिमम हम फोकस करेंगे रेदर देन पुराने स्टैट्स के। यानी कि पुराना डाटाबेस हमें कभी भी ये नहीं बताएगा कि आज के मैच में क्या होने वाला है, लेकिन क्रिकेट के ऊपर कैसे प्लेयर का यूज हो रहा है, कैसे कैप्टन्स अपने प्लेयर को चला रहे हैं, साथ ही टीम का क्या माहौल है, ये सारी चीज़ें जो कि करंट में चल रही होती हैं, यही हमें हेल्प करती है एक बेहतरीन फैंटेसी का कॉम्बिनेशन बनाने में। चाहे बात करो आप दोस्तों स्मॉल लीग की, यानी कि 3 मेंबर 4 मेंबर की, उसके अंदर भी यही सेम चीज़ें अगर आप अप्लाई करोगे तो कहीं ना कहीं आपका जो कॉम्बिनेशन रहेगा वो जनता से हटकर रहेगा। तो आप 3 मेंबर 4 मेंबर या फिर 5 मेंबर के जो भी कॉन्टेस्ट खेलोगे वो वन साइडेड ही विन करने वाले हो। अगर हम बात करें ग्रैंड लीग की, जो कि हाईली रिस्की कॉन्टेस्ट होते हैं, जहाँ पर हमें मैक्सिमम कहीं ना कहीं रिस्क लेना ही पड़ता है। मैक्सिमम मैं कहूँ तो कम से कम हमें 4 से 5 प्लेयर तो हमारी फैंटेसी टीम में ऐसे होने चाहिए जो कि हमें वन साइडेड कहीं ना कहीं बढ़िया प्रॉफिट दिला सके। यानी कि मैं यूनिकनेस लाने की बात कर रहा हूँ, यूनिक प्लेयर की बात कर रहा हूँ जो कि यूनिकनेस ला सके हमारी फैंटेसी टीम में। लेकिन बड़े नामों की वजह से कहीं ना कहीं वो यूनिकनेस नहीं आ पाती, तो उस वजह से हमें रिस्की कैप्टन और उस कैप्टन के ऊपर फिर फोकस करना पड़ता है। ये चीज़ों को आपको समझ के चलना पड़ेगा, या फिर बड़े प्लेयर को हमें ड्रॉप करने का रिस्क लेना पड़ेगा। वो कौन सी कंडीशन के अकॉर्डिंग ड्रॉप करना है उसे भी आपको बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें आपको कहाँ से पता चलेंगी दोस्तों, पिच की कंडीशन से, कि विकेट कैसा बिहेव करने वाला है। अगर आपने विकेट को बेहतर तरीके से समझ लिया तो आप इजीली ड्रॉप कर पाओगे बड़े नामों को, कि हमें बैटिंग सेक्शन से ड्रॉप करना है या फिर डायरेक्ट हमें बॉलिंग सेक्शन से ड्रॉप करना है। ये विकेट ही हमें बताती है कि बैट्समैन आज इन्फॉर्म रहेंगे या फिर बॉलर्स इन्फॉर्म रहेंगे। उसके अकॉर्डिंग हम रिस्क ले सकते हैं बॉलर्स के ऊपर या फिर बैट्समैन के ऊपर। ठीक है, तो अभी हम डायरेक्ट सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों विकेट की कंडीशन के बारे में। बेसिकली मैं आपको बता दूं, जयपुर के होम ग्राउंड पे ऊपर ये मैच हो रहा है, यानी कि आपको देखने को मिलेगा जयपुर सवाई मानसिंह स्टेडियम में ये मैच होता हुआ देखने को मिलने वाला है। यहाँ की कंडीशन की बात करूँ तो देखो आपको देखने को मिलेगा कि जो विकेट की कंडीशन मैं आपको सबसे पहले फोटोज़ में दिखा देता हूँ। देखो, ये आपको डे का मैच था जो कि यहाँ पर हुआ था राजस्थान और लखनऊ के बीच में। डे वाला मैच 24 मार्च को यहाँ पर खेला गया था। उस टाइम की ये तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। विकेट आप इजीली देखोगे तो इतना ज़्यादा हार्ड देखने को नहीं मिल रहा, यानी कि क्रैक्स विजिबल हो रहे हैं। और राजस्थान टीम की जो स्ट्रेंथ की भी बात करोगे ना, तो इनका स्पिन का जो डुओ खेलता है ना बीच में, वो गेम चेंजर रहता है इनका हमेशा ही। संजू सैमसन मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रीफर करते हैं, डेथ ओवर में भी लेके आते हैं, अश्विन चहल की जोड़ी को काफ़ी बार यूज करते हैं। 17-18 ओवर के आसपास या फिर 15 या 16 ओवर के आसपास दोनों को ज़रूर निकालते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इफेक्टिव रहते हैं, तभी उनका मैक्सिमम यूज किया जाता है। संदीप शर्मा अगर फिट होते हैं तो वो भी एक वैल्यूएबल पिक बनते हैं इस मैदान के ऊपर, स्पेशली जहाँ पर उनके स्लोअर वन काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं। और इसके अलावा आवेश खान भी काफ़ी ज़्यादा यूज कर रहे हैं, स्पेशली जो हार्ड लेंथ हिट कर रहे हैं, जो कि क्रैक्स के आसपास रहता है, स्पेशली जो उनका वेरिएशन रहता है, तो काफ़ी बार उन वेरिएशंस में दोस्तों फंसा लेते हैं बल्लेबाजों को, जो कि पुल अच्छा नहीं खेलते या फिर बाउंसर देखते ही जल्दी पुल अटेम्प्ट कर लेते। ऐसे बल्लेबाज उनके जाल में काफ़ी बार फंसते हुए आपको देखने को मिले भी। ठीक है, तो अभी हम बात करें आज का विकेट कैसा बिहेव करने वाला है। अकॉर्डिंग टू लास्ट के 2 मैचेस की बात करूं तो दोनों ही डिफेंड किए हैं राजस्थान ने। पहला लखनऊ के अगेंस्ट डिफेंड किया था दोस्तों, ठीक है, जो कि डे गेम था, जिसमें 20 रन से राजस्थान जीता था। 193 के आसपास का स्कोर किया था राजस्थान ने, मात्र 4 विकेटें गंवाकर। ठीक है, और वहीं जो आपकी लखनऊ की टीम है वो काफ़ी बढ़िया खेल रही थी, लेकिन बीच के जो ओवर्स आते हैं जहाँ पर चहल अश्विन की जोड़ी आती है, वहाँ पर गेम को स्लो किया था और वहीं से गेम को फिर चेंज किया था। सेकंड मैच जो कि खेला था दिल्ली के साथ में राजस्थान ने, नाइट मैच था, यानी कि रात को ये मैच हुआ था 28 मार्च को, जहाँ पर फिर से राजस्थान ने डिफेंड किया था।
12 रन से इस मैच को। तो आपको क्लियरली एक चीज़ समझ में आ रही होगी दोस्तों कि विकेट काफ़ी बढ़िया है, रन्स भी बनते हैं, लेकिन जिस टीम के स्पिनर यहाँ पर बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं स्पेशली मिडल ओवर्स में, वो टीम यहाँ से मैच को निकालती है। और राजस्थान के पास में 2 क्वालिटी स्पिनर है दोस्तों, इंडिया के हमारे बेहतरीन स्पिनर है युजी चहल और रविचंद्रन अश्विन, जो कि राजस्थान की स्ट्रेंथ कहूँगा, बैकबोन कहूँगा मिडल ओवर्स की। तो कहीं ना कहीं अगर आप आरसीबी टीम के ऊपर फोकस करोगे तो ध्यान से देखने की ट्राई करना आरसीबी की टीम को। मिडल ओवर्स में उनके जो विदेशी बल्लेबाज आते हैं स्पेशली मैक्सवेल और कैमरन ग्रीन, अगर कैमरन ग्रीन को आज भी दोस्तों अगर 4 नंबर 5 नंबर तक या फिर उससे भी नीचे अगर यूज किया जाता है और ऊपर रजत पाटीदार को इस्तेमाल किया जाता है, तो दोस्तों 90% चांसेस हैं कैमरन ग्रीन फ्लॉप हो सकते हैं अगेंस्ट यूजी चहल या फिर अश्विन के जाल में फंस सकते हैं। रीज़न सिंपल है दोस्तों, स्पिन के अगेंस्ट बहुत ही ज़्यादा वीक है उनका, जो अगर वो खेलना की ट्राई करते हैं तो काफ़ी बार स्वीप लगाते हैं या फिर काफ़ी बार मतलब बिग शॉट लगाने की ट्राई करते हैं, क्योंकि रिस्ट से रीड नहीं कर पाते। तो उस सिचुएशन में फंसने के ज़्यादा चांसेस रहने वाले हैं। पहला ही पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सेकंड, मैक्सवेल काफ़ी बार शिकार बने हैं युजवेंद्र चहल के, वो पॉइंट मैं आपको लास्ट में समझाने वाला जब हम प्लेयर का सिलेक्शन करेंगे ना उस टाइम पे, ठीक है। अभी हम विकेट की कंडीशन को समझ रहे हैं। देखो यहाँ पर देखो इस सीजन 2 मैचेज हुए, तो दोनों ही मैचेज की बात करूँ तो देखो तेज गेंदबाज और स्पिन गेंदबाज दोनों ने बेहतर परफॉर्मेंस दिया। दोनों इनिंग की बात करूँ तो दोनों के अंदर उनका बैलेंस इक्वल लेके चला है। लेकिन अभी धीरे धीरे अगर आप फोकस करोगे, पहले मैच में जो कि यहाँ पर खेला गया था डे वाला, उसमें स्पिनर ने टोटल 3 विकेटें निकाली थी। उससे अगले मैच में स्पिनर ने 4 विकेटें निकाली थी। डे बाय डे यहाँ पर विकेट दोस्तों थोड़ा सा स्लो ही होता है, ठीक है। और आपको देखने को मिलेगा पहले मैच में यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने 193 रन बनाए थे और सेकंड मैच में 185। तो कहीं ना कहीं देखो रन गति भी धीरे धीरे कम होती आई। तो आज के मैच में आप इजीली मान के चलिए 170 180 के रन आसपास अगर राजस्थान बना भी लेती है तो उसको डिफेंड भी कर सकती है, क्योंकि आरसीबी का जो स्ट्रेंथ है वो केजीएफ है, ठीक है। यानी कि विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल और फैफ डू प्लेसिस, लास्ट सीजन के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर केवल केज का किंग ही चल रहा है, यानी कि जी और एफ दोनों ही फ्लॉप चल रहे हैं, ठीक है। फैफ का बल्ला भी नहीं चल रहा और ग्लेन मैक्सवेल भी आते ही हिट लगाने की ट्राई करते हैं, रायली चांसेस फ्लॉप हो जाते हैं। और आज के मैच में मैक्सिमम मेरे को चांसेस लग रहे हैं दोस्तों फैफ के और ग्लेन मैक्सवेल के, दोनों के ही हाईली चांसेस लग रहे हैं दोस्तों फ्लॉप होने की। उसका मेनली रीज़न क्या है वो भी मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन उससे जस्ट पहले मैं आपको ग्राउंड के डायमेंशन समझा देता हूँ। देखो इसके ऊपर अगर आप फोकस करोगे तो ध्यान से समझने की ट्राई करना स्पिनर यहाँ पर क्यों इफेक्टिव रहते हैं। पहला तो यहाँ पर देखोगे जो एक एंड है, आपको पकड़ के चलिए इस साइड का एंड, वो आपको 72 74 79 78 जो ये 2 एंड है ये काफ़ी बड़े देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक एंड है यहाँ से फिर 56 का 64 का 62 का देखने को मिलता है, यानी कि स्क्वायर बाउंड्री एक साइड का थोड़ा सा शॉर्ट देखने को मिलता है और एक एंड का थोड़ा सा स्ट्रेट बाउंड्री भी थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। लेकिन इस एंड से मैक्सिमम साइड से यहाँ पर यूजी चहल गेंदबाजी करते हैं और काफ़ी बार यहीं पर फंसाते हैं। तो यूजी चहल के 4 और इसी एंड से आते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। और बाकी सेकंड एंड से आपको अश्विन भी डालते हुए दिखाई देते हैं, या फिर संजू सैमसन काफ़ी बार स्मार्टली अपने स्पिनर को यूज़ करते हैं कि एक एंड से इधर से चहल को लगा रखा तो सेकंड एंड से इधर से आवेश खान से निकलवा लेंगे, क्योंकि आवेश खान क्या करते हैं हार्ड लेंथ हिट करते हैं, यानी कि उसको सामने मारने की ट्राई करने वाले बल्लेबाज कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, यानी कि सामने कम मार पाते हैं, स्क्वायर को टारगेट करते हैं तो स्क्वायर वाली बाउंड्री फिर बड़ी दिखाई देती है, ठीक है। तो फिर से इस एंड से फिर अश्विन चहल को लगा के रखते हैं, इधर से आवेश खान के निकाल लेते हैं ओवर, संदीप शर्मा के ओवर्स निकाल लेते हैं अगर संदीप खेलते हैं, या फिर मिडल ओवर्स में फिर ट्रेंट बोल्ट का या फिर जो बर्गर है उसमें से फिर ओवर्स को निकाल लेते हैं। इस प्रकार से यूज करते हैं अपने स्मार्टली अपने स्पिनर को। तो इस एंड के ऊपर फिर वो होता है ना स्लोनेस ला देते हैं गेम के अंदर इस एंड से, क्योंकि बिग हिट्स लगते नहीं, बड़ी बाउंड्री रहती है। तो इस चीज़ को आपको समझ के चलना पड़ेगा। फैंटेसी के अंदर ये चीज़ें हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन को मल्टीपल करते हैं उस टाइम पे, ठीक है। अभी हम देखो बात करेंगे डिटेल में कि कौन से प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, साथ ही कौन से प्लेयर की क्या वीकनेस है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ दोस्तों, जो कि अभी तक 2 मैचेस से मैंने ऑब्जर्व किया है, ठीक है। दोनों ही मैचेस में पावर प्ले में विकेटें गई हैं, यानी कि तेज गेंदबाजों को हल्का मूवमेंट देखने को मिला था पहले मैच के अंदर भी
और दोनों इनिंग की बात करूं, पहला मैच जो कि डे नाइट वाला हुआ था उसके अंदर पहले इनिंग के अंदर 2 विकेटें गई थी पावर प्ले में, सेकंड इनिंग के अंदर 3 विकेटें गई थी पावर प्ले में, जिसमें ट्रेंट बोल्ट और बर्गर ने विकेटें निकाली थी लखनऊ के अगेंस्ट। फिर सेकंड मैच के अंदर भी आपको देखने को मिला था 2 विकेटें गई थी पावर प्ले में, और सेकंड मैच के अंदर भी 2 विकेटें गई थी पावर प्ले में। तो विकेटें पावर प्ले में भी जा रहे हैं, यानी कि न्यू बॉल से गेंदबाजी करने वाले जो गेंदबाज हैं वो भी इफेक्टिव रहते हैं यहाँ की कंडीशन के ऊपर, क्योंकि हल्की हवा चलती है। देखो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व किया होगा, मैंने आपको बताना भूल गया, ये हम विकेटें क्यों जाती हैं। देखो आप सीधा सीधा देखोगे ना स्टेडियम के ऊपर ऊपर देखना, यहाँ का जो मैदान है वो काफ़ी ज़्यादा खुला है, तो ऊपर से जो हवा चलती है, और स्पेशली नाइट गेम होगा तो यहाँ का देखो मौसम ठंडा रहेगा, हल्का ठंडा मौसम रहेगा, ठंडी हवा चलेगी और हवा थोड़ी तेज़ चलती है। तो उस सिचुएशन में आप देखो टॉस के टाइम पे देख लेना कि अगर जो कैप्टन्स रहेंगे उनके टी शर्ट वगैरह उड़ते रहेंगे तो ध्यान रखना हवा कितनी चल रही है, उससे हमें अनुमान लग जाएगा। तो फर्स्ट बॉलिंग जो करेगी ना टीम, तो उसके जो पावर प्ले का बॉलर है वो मस्ट ही लेके चलना है, फिर उसका सिलेक्शन फिर कितना ही हो। राजस्थान फर्स्ट बॉलिंग करेगी तो मैं सजेस्ट करूंगा ट्रेंट बोल्ट और नांद्रे बरगत दोनों को ही लेके चल लेना, और फिर सामने से फैफ डु प्लेसिस विराट कोहली में से किसी एक को ड्रॉप करने का रिस्क भी ले लेना। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर रिस्की है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रैंड लीग में वैल्यूबल हो सकता है, इस बात को आपको समझ के चलना है। वही पॉइंट आपको लागू रहेगा, राजस्थान अगर पहले बल्लेबाजी करती है तो टॉप लीड सिराज दोनों को लेके चलना आरसीबी की साइड से, अगर हवा चलती हुई ज़्यादा ही दिखाई देती है उस सिचुएशन, और फिर सामने से यशस्वी जायसवाल और जोस बटलर, इन दोनों में से किसी एक को फिर ड्रॉप करने का रिस्क आप ले सकते हो, क्योंकि ग्रैंड लीग के अंदर रिस्क लोगे तभी आपका रैंक बूस्ट होने वाला, इस बात को भी आपको समझ के चलना पड़ेगा। तो दोस्तों टीम बनाने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। यहाँ पर इस मैदान के ऊपर संजू ने काफ़ी बढ़िया स्कोर किए हैं, जोश बटलर ने काफ़ी अच्छी इनिंग्स खेली हैं, और साथ ही यशस्वी जायसवाल ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। बैटिंग से बात कर रहा हूँ राजस्थान की साइड से, क्योंकि इनका होम ग्राउंड है, तो काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है तीनों ही बल्लेबाज ने जो कि टॉप ऑर्डर में खेलते हैं। बॉलिंग से बात करूँ तो यूजी चहल ने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है इस मैदान के ऊपर। वहीं आरसीबी की बात करूँ तो आरसीबी की साइड से एक प्लेयर है विराट कोहली, जिसने परफॉर्मेंस तो जरूर दिया है, लेकिन उसका एवरेज यहाँ पर मात्र जो कि वो रहता है ना औसत, यानी कि पर मैच में कितने रन बनाए, वो 22 का ही है, यानी कि ज़्यादा यहाँ पर बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। ठीक है, इसके अलावा सेकंड जो इनकी साइड से बॉलर है करण शर्मा ने काफ़ी अच्छी विकेटें निकाली यहाँ पर, लेकिन उसको मौका नहीं मिल रहा। लेकिन विकेट को ध्यान में रखते हुए मयंक डागर की बजाय करण शर्मा को खिलाना बेहतर हो सकता है, और बेहतर प्लेयर हैं दोस्तों करण शर्मा। तो उम्मीद करता हूँ अगर करण शर्मा खेलेंगे तो ग्रैंड लीग में एक वैल्यूबल पिक बन के आते हैं दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं रिस्ट स्पिनर इस मैदान पे ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी देखो हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो कि रहने वाले प्लेयर बैटल से रिलेटेड। यहाँ से हम राजस्थान के प्लेयर्स की बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है, जो कि बैटिंग से हम डिसाइड करेंगे। देखो यहाँ से जोस बटलर देखने को मिलेंगे, विदेशी बल्लेबाज हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा परेशान किया था मोहम्मद सिराज ने। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा परेशान करते भी हैं, जो उनका बबल सीम होता है वो काफ़ी ज़्यादा तंग करता है। तो और साथ ही अगर प्लस में देखोगे जोस बटलर का भी फॉर्म भी ऊपर नीचे ही चल रहा है, यानी कि इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई नहीं दे रहे। जब भी शॉट खेलते हैं तो काफ़ी बार इनके जो शॉट हैं पावर प्ले में स्पेशली बात कर रहा हूँ मिस टाइम हो रहे हैं, यानी कि बैट पे अच्छे से मिडल नहीं हो रही। और जिस भी बल्लेबाज के शॉट्स मिडल नहीं होते दोस्तों थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। आपको एक मैं एग्जांपल देता हूँ, देखो पहले आप बैटिंग देखो, ये आप हाइलाइट्स देख सकते हो जोस बटलर का, ठीक है, पावर प्ले का देख सकते हो आप, क्योंकि इतना ही खेल रहे हैं, ज़्यादा बड़ा स्कोर किया नहीं। फिर आप बैटिंग देखो रियान पराग का, अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। देखो आंखों के अंदर अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस दिखाई देता है, चाहे भाई बंदा 0 पे आउट हो जाए तो भी आपको पता चल जाएगा इस बंदे के अंदर दमखम है, क्योंकि अभी डोमेस्टिक में काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दे के आ रहा है, कंटिन्यू रन बना के आ रहा है, साथ ही बॉलिंग भी करता था डोमेस्टिक में तो, और प्लस फील्डिंग वगैरह कर रहा था, बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा था, तो कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो ये प्लेयर आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और रियान पराग आप आज के मैच में भी वैल्यूबल पिक बनेगा, क्योंकि देखो 4 नंबर पे बैटिंग कर रहा है, कंटिन्यू अच्छी बैटिंग कर रहा है, कंडीशन को समझ के बल्लेबाजी कर रहा है, तो रियान पराग आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे ऊपर से किसी भी बल्लेबाज को फिर ड्रॉप करने का आपको रिस्क लेना पड़े, रियान पराग को ड्रॉप नहीं करना। पहला पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। अभी देखो समझ के चलना, जोस बटलर को जो तंग करते हैं वो मोहम्मद सिराज तंग करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको एक स्टार्टिंग में पॉइंट बताया था हवा वाला, तो अगर ध्यान रखना पहले बल्लेबाजी कर रही है राजस्थान की टीम तो कहीं ना कहीं शिकार बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले बल्लेबाजी में बना सकते, सेकंड बैटिंग में भी बना सकते हैं। तो ध्यान रखना यहाँ
पर ओपन ग्राउंड है और हल्का स्विंग मिलता है दोस्तों पावर प्ले में 3 से 4, और हल्की जो हवा चलती है वो न्यू बॉल से काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। जो तेज़ गेंदबाज होते हैं आगे डालने को देखते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। तो ट्रेंट बोल्ट, मोहम्मद सिराज, टॉपली और नादिर बरगल, ये 4 ऐसे बॉलर्स हैं जिनको ग्रैंड लीग में आप बहुत ही स्मार्टली इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो सिराज एक उनमें से वैल्यूएबल पिक बन के आते हैं क्योंकि जोस बटलर को काफ़ी ज़्यादा तंग किया। तो सिराज और जोस बटलर में आप रोटेट कर सकते हो कि एक टीम में सिराज को ले लिया, सामने आपने जोस बटलर को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। अभी तक बताऊं तो आमने सामने हुआ तो 2 बार शिकार बनाया है सिराज ने जोस बटलर को, ठीक है। इसके अलावा कोई भी ऐसा गेंदबाज नहीं है जो कि बटलर को तंग किया हो आरसीबी के स्क्वाड में। तो ओनली सिराज है। अगर सिराज को बेहतर तरीके से खेलते हैं तो अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। हालांकि एक गेंदबाज और है दोस्तों, उसका मैंने अभी तक रिकॉर्ड आपको बताना भूल गया। हाँ, वो थोड़ा सा नीचे छुपा हुआ था, वो है दोस्तों रिस टॉपली। ध्यान रखना, ये गेंदबाज आज के मैच में गेम चेंजर बन सकता है आरसीबी की साइड से। क्योंकि देखो बटलर का मैंने एक डाटा आपको मैंने बताया नहीं, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बटलर और रिस टॉपली एक ही कंट्री से बिलोंग करते हैं, लेकिन बटलर का और रिस्टोपली का काफ़ी ज़्यादा सामना हुआ था दोस्तों। द 100 वाले टूर्नामेंट होते हैं उनके अंदर काफ़ी बार सामना हो चुका है, और आईपीएल में तो शायद नहीं हुआ, मेरे को इतना ज़्यादा ध्यान में नहीं। लेकिन रिस्टोपली का मैं आपको डाटा बताता हूँ। 33 बॉलें खेली हैं रिस्टोपली ने 33 बॉलें डाली हैं, जिसमें जोस बटलर मात्र 45 रन ही स्कोर कर पाए। यानी कि आप सीधा सीधा अनुमान लगाओगे स्ट्राइक रेट कितना ज़्यादा डाउन गया। साथ ही आप देखोगे न्यू बॉल से 3 बार आउट किया है, यानी कि पावर प्ले में न्यू बॉल के साथ में टॉपली ने 3 बार शिकार बनाया जोस बटलर को। तो कहीं ना कहीं जोस बटलर थोड़े से खतरे में नज़र आ रहे हैं मेरे को, स्पेशली टॉपली और मोहम्मद सिराज दोनों की जोड़ी के सामने। रीज़न सिंपल है, हवा का थोड़ा सा प्रभाव पड़ सकता है टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों में। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब आप बॉलिंग के फेवर में रख रहे हो हल्का सा, तो स्पेशली ड्रॉप कर सकते हो बटलर को, नीचे से फिर बल्लेबाज उठा सकते हो जो कि काफ़ी बेहतरीन नज़र आते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को आपको समझ के चलना पड़ेगा। सेकंड देखो, यहाँ से यशस्वी जायसवाल की बात करूँ तो यशस्वी जायसवाल इतना ज़्यादा मतलब वो क्या बोलते हैं सामना किया नहीं किसी बड़े गेंदबाज में जिसमें टॉपली आ जाते हैं, इनका सामना नहीं किया। अगर अल्जारी जोसेफ की बात करूँ तो उनका भी सामना नहीं किया। हालांकि देखो सिराज को खेला है, काफ़ी बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ में खेला, तो सिराज से इतना ज़्यादा दिक्कत होना नहीं चाहिए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ, लास्ट सीजन जब मैचेज हुए थे गुजरात के और आपको देखने को मिले थे राजस्थान रॉयल के, तो यश दयाल जो कि लास्ट टाइम गुजरात टाइटंस में थे, तो उस टाइम पे यश दयाल थे ना, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तंग किया था किसी यशस्वी जायसवाल को, ठीक है, और 2 बार इनको आउट भी किया था। ये आपको पॉइंट देखने को मिलेगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि 12 गेंदें खेली थी जिसमें 11 ही रन बनाने दिए थे और उसमें 2 बार आउट कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो लेफ्ट आर्म एंगल था वो यशस्वी जायसवाल को थोड़ा सा परेशान किया था। और आरसीबी की टीम में अगर आप देखोगे सामने से तो 2 लेफ्ट आर्म पेसर खेल रहे हैं, जिसके अंदर आप देखोगे रिस टॉपली हैं, सेकंड आपको देखने को मिलेंगे मोहम्मद सिराज देखने को मिलेंगे, और लास्ट आप अभी देखोगे ना जायसवाल का, तो जायसवाल हिट्स काफ़ी अच्छे लगा रहे हैं, यानी कि अटैकिंग खेलने की ट्राई कर रहे हैं, आपको देखने को मिलेगा। मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट भी खेल रहे थे, तो इनको ये जो शिकार बनाया था वो जो न्यू प्लेयर था ना मुंबई का, शायद उसी ने आउट किया था, लेफ्ट आर्म पेसर। अच्छा स्टार्ट भी किया था यशस्वी ने, और दिल्ली के अगेंस्ट भी देखोगे तो अच्छा मतलब नहीं कर पाए। पहले मैच लखनऊ वाले के अंदर ही खेल रहे थे, तो वहाँ पर भी मोहसिन ने शायद इनके ऊपर बाउंसर लगाई थी, वहाँ पर अटैक किया था। तो लेफ्ट आर्म पेसर के अगेंस्ट थोड़ा सा फंस रहे हैं दोस्तों, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो यशस्वी अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पेसर थोड़ा सा तंग हो रहे हैं, तो इस बात के ऊपर आप समझ के चलिए। तो यहाँ से देखो राजस्थान के दोनों ही प्लेयर हैं, इनका मैंने आपको डिटेल में बताया है कौन से गेंदबाज इनको परेशान कर सकते हैं। स्पेशली देखो यशस्वी थोड़ा सा बाउंसर वाली लेन से स्ट्रगल करते हैं, साथ ही लेफ्ट आर्म एंगल से जो गेंद बाहर लेके जाता है उससे थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। जोस बटलर की बात करूं तो अभी देखो कॉन्फिडेंस नहीं लगा हुआ है, तो ग्रैंड लीग में ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। हालांकि यशस्वी अभी इंडिया के लिए अच्छा करके आ रहा है, ये इनके लिए एक प्लस पॉइंट रहने वाला है, ठीक है। लेकिन जोस बटलर का फॉर्म अभी नहीं लगा हुआ। संजू सैमसन विकेट कीपिंग से आपको अच्छे पॉइंट दे रहा है, क्योंकि कैचिंग वगैरह काफ़ी मिल रहे हैं इनको, इनकी फास्ट बॉलिंग भी अच्छी चल रही है, और साथ ही स्पिन की बात करूँ तो वहाँ पर स्टंपिंग के और कैचिंग के पॉइंट भी मिल रहे हैं। तो संजू सैमसन एक सेफेस्ट ऑप्शन रहेगा, कुछ ना कुछ पॉइंट जरूर दे रहा है। इसके अलावा बात करूँ तो संजू ने काफ़ी बेहतर तरीके से खेला है सभी गेंदबाजों को। हालांकि सिराज के सामने 2 बार आउट हुए हैं, स्ट्राइक रेट भी डाउन रहता है, अर्ली विकेट जाता है, सिराज कंटिन्यू स्ट्राइक करता है, तो संजू को भी परेशानी में डाल सकता है, ठीक है। लेकिन संजू फिर भी कहूँगा अच्छे रन लगा
के आ रहा है। और साथ ही राजस्थान के इस ग्राउंड पे जब जयपुर वाले ग्राउंड पे खेलता है सवाई मानसिंह स्टेडियम पे, तो हमेशा ही अच्छा स्कोर करने की ट्राई करता है और हमेशा बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है, क्योंकि ये विकेट है काफ़ी ज़्यादा सूट करती है और इसकी जो कंडीशन है उसको बेहतर तरीके से समझता है। यानी कि जो स्लो विकेट रहता है उन कंडीशन पे संजू स्पिनर के अगेंस्ट काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। सामने आरसीबी की टीम में देखोगे तो इतना ज़्यादा क्वालिटी के स्पिनर देखने को नहीं मिल रहे, तो संजू मेरे लिए इंपॉर्टेंट चॉइस बनने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो संजू सैमसन को मैं यहाँ से प्रीफर करने वाला हूँ। ठीक है, इसके अलावा भी बात करूँ, यहाँ से नीचे रियान पराग देखने को मिलेंगे, तो नो डाउट ये बंदा इंपॉर्टेंट रहने वाला, लेके चलने वाला हूँ। और अभी तक सिराज के सामने भी आउट नहीं हुए, मैक्सवेल के सामने भी आउट नहीं हुए और फर्ग्यूसन के सामने एक बार आउट हुए थे, लेकिन वो सिचुएशन थी दोस्तों डेथ ओवर में, जहाँ पर ये बल्लेबाजी करने आए थे 7वें-8वें नंबर पे और लास्ट के ओवर्स चल रहे थे, तो वहाँ पर इन्होंने बड़े शॉट लगाने के चक्कर में आउट हो गए थे। और उस टाइम का फॉर्म और इस टाइम का फॉर्म अलग लेवल का भाई, और उस टाइम का कॉन्फिडेंस और इस टाइम का कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो रियान पराग वैल्यूएबल पिक रहने वाले। अश्विन कहीं ना कहीं एक गेम चेंजर का रोल अदा करके दे सकते हैं अगर अर्ली विकेट जाता है दोनों का, ठीक है, या फिर दोनों में किसी एक का भी जाता है ना, तो अश्विन कहीं ना कहीं गेम चेंजर बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि अश्विन को दोस्तों प्रमोशन मिल रहा है, प्लस में 4 ओवर की गेंदबाजी, तो एक कंप्लीट ऑलराउंडर पैकेज निकल के आ रहा है अश्विन। तो सिलेक्शन भी देखोगे ना अश्विन का, तो आपको सिलेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा लो देखने को मिलेगा, मात्र 35% का सिलेक्शन है। तो कहीं ना कहीं ग्रैंड लीग में एक स्पेशल पिक दोस्तों आपके लिए रविचंद्रन अश्विन बन सकते हैं। इस पॉइंट को आपको ज़रूर समझ के चलना है। तो नीचे से बात नहीं करेंगे बड़े नामों में, क्योंकि इतना ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा ज़्यादा बैटल देखने को मिलता है, क्योंकि नीचे के जो बैटल है तो आरसीबी के पास में क्वालिटी स्पिनर नहीं है जो कि बैटल में यूज किए जाए। फिर यहाँ का जो बैटल है वो आपको दोस्तों सिचुएशन मैच की अकॉर्डिंग चलता है। नीचे का इतना ज़्यादा बैटल यूज नहीं होने वाला, क्योंकि ज़्यादा आपको देखने को भी नहीं मिला था। यानी कि हेटमायर हैं तो हेटमायर के सामने बड़े बड़े नामों का इतना ज़्यादा जिक्र हुआ नहीं। हालांकि ऑफ स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं तो मैक्सवेल इतना ज़्यादा इम्पैक्ट डाल नहीं सकते, क्योंकि इतना ज़्यादा स्पिन उनका होता नहीं। ठीक है, हालांकि गेंदबाजी अगेंस्ट मिलती है, नहीं मिलती, क्योंकि हेटमायर काफ़ी ज़्यादा नीचे आते हैं। तो उस सिचुएशन में देखो 15 ओवर के आसपास आएंगे हेटमायर, तो उस सिचुएशन में मैक्सवेल को गेंदबाजी मिलने के चांसेस फिर कम रहते हैं। तो हेटमायर कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा बैटल में यूज नहीं होने वाले। ठीक है, रविचंद्रन अश्विन को प्रमोशन मिलेगा तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर लेना। बाकी अभी देखो बात करते हैं आरसीबी के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों के बारे में, क्योंकि देखो बड़े नाम है ना, उन्हीं के अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने वेरिएशन ट्राई करने हैं, उनको ड्रॉप करने का रिस्क लेने का हो, चाहे उनको अपनी फैंटेसी टीम में लेने का हो। ठीक है, ये रिस्क सारे उसी के अंदर इन्वॉल्व करने। अभी देखो बात करें टॉप ऑर्डर से कैप्टन की, तो फैफ डू प्लेसिस देखने को मिलेंगे, जिनको सबसे ज़्यादा बार शिकार बनाया दोस्तों ट्रेंट बोल्ट ने। यानी कि ट्रेंट बोल्ट जब भी खेलते हैं अगेंस्ट फैफ डू प्लेसिस, कोई भी टीम हो, चेन्नई सुपर किंग में थे तब की बात कर लो या फिर अभी की बात कर लो, फैफ डू प्लेसिस हमेशा ही स्ट्रगल किए हैं ट्रेंट बोल्ट के अगेंस्ट। 4 बार आउट किया है और मात्र आप देखोगे ना इनका टोटल सामने की बात करूं तो इनका सामने में 110 रन बना पाए फैफ डू प्लेसिस, मात्र आप देखोगे ना 109 गेंदों का सामना करते हुए। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कितना ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ T20 की, नॉट ओवरऑल बात नहीं कर रहा, ओनली T20 की बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो कहीं ना कहीं फैफ डू प्लेसिस स्ट्रगल करते हैं, 4 बार शिकार भी बनाया है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखने को मिलेगा। हवा की कंडीशन, ओपन ग्राउंड, हलचल मिली तो ट्रेंट बोल्ट डंडा लेके निकल जाएगा, ये आप ध्यान रखना। पैड पे मारने की हमेशा ट्राई करता है, साथ ही एंगल से बाहर भी निकालता है। तो और फैफ डू प्लेसिस जो कि अटैकिंग माइंडसेट लेके आते हैं, और इस सीज़न इनका फॉर्म भी इतना बेहतरीन नहीं लगा हुआ है। हालांकि साउथ अफ्रीका जो लीग चलती थी T20 वाली, वो चल रही थी अभी, तो उसके अंदर ज़रूर इसने 1 या 2 50 लगाई थी। इसके अलावा अप डाउन फॉर्म ही चलता हुआ आ रहा है। रिसेंट के 2 महीने से बात करूँ तो कुछ ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस अभी तक दिया नहीं। सेकंड, इनके साथ में प्लस पॉइंट ये रहेगा कि नांद्रे बर्गर गेंदबाजी कर रहे हैं, और नांद्रे बर्गर गेंदबाजी कर रहे हैं तो 2 लेफ्ट आर्म एंगल से गेंदबाजी होने वाले। फैफ डू प्लेसिस हमेशा स्ट्रगल किए हैं लेफ्ट आर्म पेसर के अगेंस्ट में। ऋतुराज गायकवाड़ और सेकंड नाम था दोस्तों फैफ डू प्लेसिस, जो हमेशा ही स्ट्रगल किए थे लेफ्ट आर्म एंगल के अगेंस्ट। मैं स्टार्टिंग से बात कर रहा हूँ, जब चेन्नई में थे फैफ डू प्लेसिस, तब से मैं ये डाटा को कवर कर रहा हूँ और तभी से मैं आपको इन्फॉर्म दे रहा हूँ। अगर आप वीडियोज़ को फॉलो कर रहे हो उस टाइम से तो आपको पता होगा। ठीक है, तो फैफ डू प्लेसिस कहीं ना कहीं शिकार बन सकते हैं ट्रेंट बोल्ट के। तो अभी देखो मैं बॉलिंग फेवर कॉम्बिनेशन में आपको बना के दिखा रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं चीज़ों को आपको अप्लाई करते हुए दिखा रहा हूँ।
हालांकि बैटिंग के फेवर में भी कॉम्बिनेशन बना के दिखाऊंगा, तब आपको कौन से प्लेयर को ड्रॉप करना वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है, क्रिकेट की डाटा किस प्रकार से यूज होती हैं वो सारी चीज़ें समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, रेदर देन आपको ओनली स्टैट्स बेस ला के दे दूँ और आप उन्हें कॉपी करो, पेस्ट करो, आप यूज करो, वो चीज़ें मैं यहाँ पर नहीं समझा रहा, ठीक है। तो फैफ डु प्लेसिस कहीं ना कहीं तंग हो सकते हैं ट्रेंट बोल्ट के सामने। अभी बात करें देखो एक और प्लेयर की, विराट कोहली। विराट कोहली के अगेंस्ट ट्रेंट बोल्ट, देखो हवा बना रखी है ट्रेंट बोल्ट की कि विराट कोहली लेफ्ट आर्म पेसर के अगेंस्ट फंस जाएंगे, ट्रेंट बोल्ट के आगे आउट हो जाएंगे, ये आपको हवा देखने को मिलेगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा तंग होते हैं दोस्तों फैफ डु प्लेसिस। ये फैक्ट आपको कोई नहीं बता रहा। विराट कोहली की बात करूँ तो विराट कोहली जो ट्रेंट बोल्ट का सामना हुआ है, तो ट्रेंट बोल्ट को मतलब अटैक भी किया विराट कोहली ने। विराट कोहली ने 80 रन बनाए ट्रेंट बोल्ट के अगेंस्ट T20 में, मात्र 50 बॉल के अंदर, ठीक है। तो आपको क्या देखने को मिला, अटैक भी कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं कि डिफेंसिव घेर रहे हैं, तंग नहीं हो रहे। साथ ही देखो जो बंदा अटैक करने को देखता है ना वो विकेट भी फेंक देता है, ठीक है, इसको समझना पड़ेगा। ट्रेंट बोल्ट ने एक बार आउट किया, T20 की बात कर रहा हूँ। देखो ODI वगैरह जो चीज़ें होती हैं उनके अंदर अलग चीज़ें चलती हैं, लेकिन T20 के अंदर अलग चीज़ें होती है, उसको आप समझने की ट्राई करो। तो देखो T20 के अंदर एक बार आउट किया। इसके अलावा जो बंदे ने विराट कोहली को परेशान किया वो एक ही बंदा है दोस्तों, सबसे ज़्यादा परेशान किया है राजस्थान के स्क्वाड में, लेकिन खेलने के चांसेस मेरे को थोड़े से कम लग रहे हैं। वो है दोस्तों, नीचे से मैं आपको दिखा देता हूँ, फोटो दिखा देता हूँ, संदीप भाई ने, संदीप शर्मा है जिन्होंने विराट कोहली को सबसे ज़्यादा तंग किया है। इतना तंग किसी ने भी नहीं किया होगा। 7 बार आउट किया है दोस्तों IPL के अंदर संदीप शर्मा ने, और 67 बॉल के अंदर मात्र 87 रन देकर, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं विराट कोहली, लेकिन संदीप शर्मा पावर प्ले में न्यू बॉल से गेंदबाजी नहीं कर रहे, तो ये एक सेफ ऑप्शन बन जाते हैं हमारे विराट भैया के लिए। तो कहीं ना कहीं विराट भैया आज के मैच में एक अच्छा स्कोर करते हुए नज़र आ सकते हैं, तो प्लस पॉइंट ये लेके चलता हूँ विराट कोहली के साथ में, और आई होप विराट अच्छा परफॉर्मेंस दे। और कहीं ना कहीं देखो विराट के ऊपर ही डिपेंड है पूरी RCB की टीम, क्योंकि नीचे से जो KGF का GF और C भी आप लगा सकते हो, जो कि ग्रीन लेके आ रहे हैं। वेस्ट ऑफ पिक मानता हूं दोस्तों, कोई काम का पिक है नहीं, क्योंकि ग्रीन टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है, इसे ओपन करना चाहिए, उस टाइप का बल्लेबाज है। RCB को इन्वेस्ट करना था दोस्तों मिडल ऑर्डर के बैट्समैन के ऊपर, मिडल ऑर्डर के पावर हिटर के ऊपर, जो कि कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड करे टीम के अंदर। अभी भी इनके पास में एक बंदा है, उसे अगर मौका मिले ना कैमरन ग्रीन के बदले, तो काफ़ी वैल्यूएबल पिक हो सकता है, वो कि आपको देखने को मिलेंगे विल जैक्स। मिडल ऑर्डर में भी काफ़ी अच्छा खेलते हैं, स्पिन को काफ़ी अच्छा खेलते हैं, साथ ही स्पिन ओवर की गेंदबाजी भी कर लेते हैं, ऑफ स्पिन डाल लेते हैं। तो ये बंदा खेलता है तो वैल्यूएबल पिक हो सकता है। साथ ही मौका देना चाहिए विजय कुमार को, ये भी एक बेहतरीन ऑप्शन है। करण शर्मा को, आकाशदीप को, अगर टीम को अच्छा परफॉर्मेंस देना तो इन 3 गेंदबाजों को इंक्लूड करना चाहिए। और यहाँ से हिमांशु शर्मा करके एक स्पिन गेंदबाज देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छा दिखाई दिया था लास्ट सीजन, इसने 1 या 2 मैच ही खेले थे, लेकिन इनके पास में जो स्किल थी ना, तो कहीं ना कहीं मेरे को ज़्यादा पसंद आई थी। तो इनको अगर मौका मिलता है तो कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड हो सकती है टीम के अंदर। बाकी टीम ओवरऑल देखा तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन कैमरन ग्रीन एज ए मिडल ऑर्डर थोड़ा सा मेरे को हजम नहीं हो रहा, और स्पेशली आज के मैच में चहल इनको थोड़ा सा मतलब तंग करने वाले, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा तंग करने वाले, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ से एक बंदा आज के मैच में इफेक्टिव हो सकता है, वो है दोस्तों रजत पाटीदार। ध्यान रखना, अगर नंबर 3 पे ही खेलता है तो उस सिचुएशन में ये बंदा थोड़ा सा इफेक्टिव हो सकता है, क्योंकि स्पिन को काफ़ी अच्छा खेलता है, काउंटर अटैक करता है। हालांकि देखो अश्विन के अगेंस्ट 2 बार आउट हो चुका है, ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन स्पिन को काफ़ी बढ़िया खेलता है। तो रजत पाटीदार कहीं ना कहीं आपके लिए एक वैल्यूएबल पिक बन सकता है, तो इसके साथ आप ज़रूर जाना। इसके अलावा देखो ग्लेन मैक्सवेल एज ए बैट्समैन मेरे को इतनी ज़्यादा उम्मीद है नहीं। क्यों? क्योंकि देखो पुराने मतलब ज़्यादा डाटा पे मैं विश्वास तो करता नहीं, लेकिन इनके जो माइंडसेट है ना उसके अंदाज के आधार पे मैं बता रहा हूँ कि अपना विकेट आज भी फेंक सकता है। क्यों? क्योंकि जब जब देखो इनका सामना हुआ है अश्विन के अगेंस्ट और चहल के अगेंस्ट, दोनों ने इनको 8 बार आउट किया T20 के अंदर। चहल ने इनको 5 बार विकेट लिया है, चहल ने इनका, और अश्विन ने 3 बार विकेट लिया है। तो अश्विन से इतना नहीं कहूँगा, लेकिन चहल भाई है वो इनको 5 बार आउट कर चुके हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं। और इनका स्ट्राइक रेट भी काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है चहल जैसे ही आते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं कि सिंगल लेके नॉन स्ट्राइक पे चला जाऊँ। भाई के अंदर ईगो है और हिट लगाने की ट्राई करता है, तो कहीं ना कहीं आज फिर से शिकार बनेगा
लेकिन इनका जो बॉलिंग का एक पॉइंट है कि 3 से 4 ओवर की गेंदबाजी करने वाला है, तो उसमें विकेट निकाल के दे सकता है। तो इस वजह से मैं इनको अपनी फैंटेसी टीम में रखने वाला हूँ। साथ ही अगर चहल वाला स्पेल ये न खेले, ओपोनेंट प्लेयर है अगर इनके साथ में कोई इंडियन बैट्समैन है, रजत पाटीदार या विराट कोहली, वो फिर चहल को टैकल कर लें, तो कहीं ना कहीं पेसर्स के अगेंस्ट मैक्सवेल अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि बाकी के जो भी पेसर्स हैं उनके अगेंस्ट मैक्सवेल ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। वो बात एक इम्पोर्टेंट रहने वाली। अगर संदीप शर्मा खेलते हैं तो फिर संदीप शर्मा ने इनको काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है, क्योंकि वेरिएशन थे संदीप के स्लो वाले, वो कहीं ना कहीं जो कटर थे या फिर बैक ऑफ हैंड गेंद थी, वो इनको काफ़ी ज़्यादा परेशान किए थे डेथ ओवर में स्पेशली। लेकिन फिर भी कहूँगा अगेंस्ट आवेश अच्छा कर सकते हैं मैक्सवेल। ठीक है, यहाँ से मैं ग्रीन को अभी के लिए नहीं रख रहा। हालांकि एज ए ऑलराउंडर के तौर पे देखा जाए तो ग्रीन 2 ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं, इतना ज़्यादा इफेक्टिव मेरे को दिखे नहीं, क्योंकि ओनली फॉर बाउंसर्स के ले जा रहे हैं। तो बाउंसर की ट्राई करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा तो कुछ इतना ज़्यादा इफेक्टिव नज़र आए नहीं। अगर आगे डालते वेरिएशन करते तो फिर मैं ग्रीन पे थोड़ा सा भरोसा दिखा सकता था। तो यहाँ से देखो बल्लेबाजों में अकॉर्डिंग टू डाटा मैंने ये बल्लेबाज फिल्टर किए हैं अभी के लिए, तो उनके अगेंस्ट फिर गेंदबाज भी उठाने। तो यहाँ से देखो ट्रेंट बोल्ट को लेकर चल रहा हूँ मैं, ट्रेंट बोल्ट मेरी टीम में रहने ही रहने वाले हैं। इसके अलावा देखो यूजी चहल मेरी टीम में रहने वाले हैं। आरसीबी की साइड से देखो मैं ऐसे सिराज और टोपली दोनों को ही लेके जाने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ से फिर आपके प्लेयर देखो 9 हो जाते हैं। यहाँ से गेंदबाज भी हमने इंक्लूड कर लिए, बल्लेबाजों की बारी आती है। तो बल्लेबाज देखो आरसीबी की साइड से गेंदबाज हैवी हमने रखे हैं, लेकिन राजस्थान की साइड से हमने अभी तक बल्लेबाज इंक्लूड नहीं किए। यानी कि टॉप ऑर्डर में अर्ली विकेट जाता है तो देखो अश्विन को प्रमोशन मिलेगा, तो अश्विन कहीं ना कहीं वैल्यूएबल पिक बन सकता है। तो इसलिए मैं अश्विन के साथ में जा रहा हूँ। और यहाँ से ऊपर से बात करूँ तो फिर आपके पास में ऑप्शंस बनते हैं। देखो अगर राजस्थान की पहले बल्लेबाजी होती है तो उस सिचुएशन में फिर आप हेटमायर के साथ में जा सकते हो, ध्रुव जुरेल के साथ में जा सकते हो, जब आप आरसीबी के गेंदबाजों को प्रेफरेंस दे रहे हो कि टॉप ऑर्डर में अर्ली विकेट निकले उस सिचुएशन में। अगर आपको लगे टॉप ऑर्डर में यानी कि दोनों में से यशस्वी और बटलर में से कोई एक ही विकेट जाएगा, तब आप एक ओपनर को भी ट्राई कर सकते हो अपनी फैंटेसी टीम में। ठीक है, यशस्वी को भी ट्राई कर सकते हो या फिर आप बटलर को भी ट्राई कर सकते हो। ये कहीं ना कहीं आपके लिए वैल्यू ऐड करके दे सकता है। ठीक है, और राजस्थान की टीम पहले गेंदबाजी करे तो सिचुएशन में फिर आप आवेश खान के साथ में चले जाना, क्योंकि देखो आवेश खान है वो क्या कर रहा है, 2 ओवर डेथ में डाल रहा है। यानी कि जो होते हैं ना 17, 18, 19, 20, इस फेस में 2 ओवर की गेंदबाजी कर रहा है। एक तो 20वां ओवर डाल रहा है यहाँ पर, ठीक है, या फिर 18वां डाल रहा है। ठीक है, 20वां तो इनका मैक्सिमम देखने कन्फर्म ही देखने को मिल रहा है, लेकिन 18वां डाल रहा है या फिर यहाँ से 16वां डाल रहा है। इस तरह से फेस में यूज किया जा रहा है। बीच में यहाँ पर चहल को भी इस्तेमाल किया जा रहा है 16वां में या फिर 17वें में, तो इसलिए चहल की भी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। आवेश खान फर्स्ट बॉलिंग करता तो इनकी भी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो उस सिचुएशन में फिर आप आवेश को यूज कर सकते हो एज ए गेम चेंजर प्लेयर के तौर पर, क्योंकि इनका सिलेक्शन भी लो है और कहीं ना कहीं एक वैल्यूएबल पिक ऐड हो सकते हैं। अगर राजस्थान की टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो देखो हेटमायर कहीं ना कहीं गेम चेंजर बन सकता है, क्योंकि हार्ड हिटिंग के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा देखो ध्रुव जुरेल एक अच्छी पिक बन सकते हैं, ये भी अच्छे प्लेयर हैं। अभी इंडिया के लिए खेल के आ रहे हैं, टेस्ट मैच में अच्छा करके आ रहे हैं, लेकिन आईपीएल में अभी तक इतना बड़ा इम्पैक्ट अभी तक नहीं छोड़ा है। हालांकि देखो लास्ट मैच में शुभम दुबे को मौका मिला था, काफ़ी मतलब अच्छे टच में दिखाई दिया था ये बंदा, जितने भी शॉट लगाने की ट्राई किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं लैक ऑफ एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा ज़रूर आपको, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। यहाँ से बात करूँ, आरसीबी की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है, यानी कि आप आवेश को नहीं रखना चाहते, तो उस सिचुएशन में एक बंदा है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया था मेरे को, महिपाल लोमरो, और राजस्थान के लिए खेल चुके हैं, इस मैदान के ऊपर खेल चुके हैं काफ़ी मैचेस, और इस मैदान के ऊपर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया है। तो महिपाल लोमरो को आप ट्राई कर सकते हो, क्या पता आज के मैच में इनको प्रमोशन मिल जाए अगेंस्ट युजवेंद्र चहल, अगेंस्ट रविचंद्रन अश्विन, ये अच्छा परफॉर्मेंस दे दें, टॉप ऑर्डर में इनको थोड़ा सा प्रमोशन मिल जाए, क्योंकि स्पिन को काफ़ी अच्छा खेलते हैं, राजस्थान के हैं, डोमेस्टिक राजस्थान की तरफ से खेलते हैं। इस मैदान के ऊपर काफ़ी बढ़िया मैच, मतलब काफ़ी ज़्यादा मैचेस खेले हुए हैं, तो महिपाल लोमरोर कहीं ना कहीं गेम चेंजर बन सकते हैं। तो देखो महिपाल लोमरोर के ऊपर फोकस रखना आरसीबी की साइड से, यहाँ पर आवेश खान के ऊपर फोकस रखना। और बैटिंग में बात करूँ तो यहाँ से देखो हेटमायर के ऊपर या फिर ध्रुव जुरेल, इनमें से आप रोटेट कर सकते हो। नांद्रे बर्गर आप ट्राई करना चाहते हो आप ट्राई कर लेना, लेकिन नांद्रे बर्गर आप ट्राई कर रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगा
कि ट्रेंट बोल्ट, नांद्रे बर्गर आप चाहते हो विकेटें ज़्यादा से ज़्यादा गुच्छे में निकालें, तो फिर विराट कोहली, फैफ डु प्लेसिस, रजत पाटीदार, इन तीनों में से किन्हीं दो को फिर ड्रॉप मारो, क्योंकि 6 ओवर की गेंदबाजी पावर प्ले में कर देते हैं, यानी कि 3 ओवर बोल्ट के, 3 ओवर नांद्रे बर्गर के, मात्र एक ओवर बचते हैं इनके पास में। तो उनमें अगर विकेटलेस चले जाएँ तो पूरा मतलब कोटा ही विकेटलेस जाएगा। तो इस चीज़ को आपको समझ के चलना पड़ेगा। अभी के लिए देखो राजस्थान की पहले गेंदबाजी है, तो यहाँ से मैं जा रहा हूँ आवेश खान के साथ में। तो ये वाला कॉम्बिनेशन मैं अभी के लिए बना रहा हूँ। हालांकि इस कॉम्बिनेशन में आप बदलाव क्या कर सकते हो, देखो रजत पाटीदार के बदले आप अदर बल्लेबाज को ट्राई कर सकते हो, आरसीबी का कोई भी बल्लेबाज आप लेके जा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा रविचंद्रन अश्विन के बदले आप कोई भी राजस्थान का बल्लेबाज लेके जा सकते हो, जिसमें जोश द बोस, यशस्वी जायसवाल, हेटमायर, ठीक है, या फिर ध्रुव जुरेल, इनमें से कोई भी उठा सकते हो, आपकी चॉइस रहने वाली, ठीक है। अभी कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करूं तो यहाँ से देखो कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस में मैं यहाँ से जाने वाला हूँ संजू सैमसन, विराट कोहली, ये बेहतरीन चॉइस रहेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन में, ठीक है। इसके अलावा बात करूं यहाँ से देखने को मिलेंगे मिडिल ऑर्डर में रियान पराग, एक बेहतरीन चॉइस देखने को मिलेगी। बैटिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से रजत पाटीदार थोड़ी सी रिस्की हैं, ठीक है। कैप्टन की तो नहीं कहूँगा, वॉइस कैप्टन रिस्की चॉइस बन सकते हैं, ट्राई कर सकते हो, लेकिन सेफेस्ट चॉइस में देखो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये 3 चॉइस आपको देखने को मिलेंगी बैटिंग साइड से। बॉलिंग साइड से बात करूं तो बॉलिंग में देखो कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस में आपको युजवेंद्र चहल एक बड़ा नाम देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको आप जरूर ट्राई कर लेना, क्योंकि जो आरसीबी का टीम है उसमें आप मिडल ऑर्डर के ऊपर फोकस करोगे, कहीं ना कहीं स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल करता है, स्पिन के अगेंस्ट अपने विकेट फेंक सकता है, स्पेशली 2 विदेशी बल्लेबाज हैं। और इसके अलावा नीचे भी देखोगे तो इतना ज़्यादा बेहतरीन स्पिन नहीं खेलते, हालांकि लोमरोर काफ़ी बढ़िया स्पिन खेल लेते हैं, लेकिन उनके अलावा मेरे को इतने ज़्यादा अटैक करने वाले स्पिन के ऊपर देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा रविचंद्रन अश्विन थोड़े से गेम चेंजर बन सकते हैं, इनको आप ट्राई कर सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन। किसके साथ में, राजस्थान के किसी भी बैट्समैन के साथ में ट्राई करना, जिसमें रियान पराग, संजू सैमसन के साथ में ट्राई कर सकते हो इनको कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस में, ठीक है। तो ये दोस्तों बॉलिंग के फेवर में कॉम्बिनेशन बन जाता है। अगर आप चाहो इसी कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा बदलाव करना, वो किस प्रकार से कर सकते हो, देखो अभी तो हमने बॉलिंग के फेवर में कॉम्बिनेशन बनाया है। अगर आप देखो कि जो पावर प्ले में है हवा ना चले और यहाँ पर जो बल्लेबाज हैं टॉप ऑर्डर का वो अच्छा परफॉर्मेंस दे दे, तो सीधा सीधा देखो आपको ड्रॉप करना है ट्रेंट बोल्ट को, यहाँ से एक गेंदबाज को ड्रॉप करना है जिसमें हम सिराज को ड्रॉप कर दिया, यहाँ से देखो आप उठा लीजिए यशस्वी जायसवाल को, और यहाँ से फिर आप उठा लीजिए जोस बटलर को, ठीक है। यहाँ से हमने इस तरह से पिक कर लिया। यहाँ से फिर आप लेके चल सकते हो रजत पाटीदार के बदले फैफ डु प्लेसिस के साथ में जा सकते हो। तो हमने ये वाला कॉम्बिनेशन ट्राई कर लिया, जिसके अंदर आप सीधा सीधा फोकस करना, हमने ना तो ट्रेंट बोल्ट को लिया जिसका सिलेक्शन हाई था, नांद्रे बर्कर का सिलेक्शन भी हाई था, सिराज का सिलेक्शन भी हाई था, तो हमने 3 हाई सिलेक्टेड बॉलर्स को ड्रॉप कर दिया है। यहाँ से देखो हमने कैमरन ग्रीन को ड्रॉप किया है, तो 4 बड़े नामों को हमने ड्रॉप भी किया है। यूनिक नामों में देखो रविचंद्रन अश्विन है, आवेश खान है हमारे पास में, रेस ट्रोपली है, तो कहीं ना कहीं 3 हमारे पास में यूनिक नाम भी निकल के आते हैं। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा कॉम्बिनेशन को एडजस्ट किया है। हालांकि हम चाहते हैं कि टॉप ऑर्डर में विकेटें ना गिरें, जल्दी टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज अच्छा स्कोर करें। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करूँ, इस कॉम्बिनेशन में देखो जोस बटलर जिनका अभी तक बल्ला शांत है, ये आप रिस्की कैप्टन की चॉइस में बनेंगे। फैफ डु प्लेसिस ये भी एक रिस्की कैप्टन की चॉइस में बनेंगे। रिस्की मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि अभी तक इनका जो फॉर्म है वो थोड़ा सा अप डाउन चल रहा है, साथ ही जो कॉन्फिडेंस है वो अभी तक नहीं आ रहा है, यानी कि बॉल है वो बैट से मिडल अच्छी तरीके से नहीं हो रही। लेकिन कॉन्फिडेंट प्लेयर की बात करूँ तो 2 कॉन्फिडेंट प्लेयर देखने को मिलेंगे जिनका सिलेक्शन भी थोड़ा सा अप डाउन जा रहा है, साथ ही उनको ऊपर भरोसा भी कम दिखाया जा रहा है एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने में। पहली चॉइस कहूँगा यशस्वी जायसवाल, जिनके ऊपर कम भरोसा दिखाया जा रहा है क्योंकि उनका जो फॉर्म है अभी तक बढ़िया आया नहीं है। हालांकि देखो बैट से बॉल अच्छे से मिडल हो रही है, ये आपको प्लस पॉइंट देखने को मिलेगा। सेकंड आपको देखने को मिलेंगे संजू सैमसन, ठीक है, जिनका भी एक मैच के बाद में अप डाउन फॉर्म चला है, ठीक है। सेफेस्ट ऑप्शन विराट कोहली, जिनका फॉर्म काफ़ी बढ़िया लगा हुआ है, लेकिन इनका जो माइंडसेट है वो कंटिन्यू अटैकिंग करने को है, तो कहीं ना कहीं अपना विकेट काफ़ी बार फेंक भी दे रहे हैं। तो कैसे आज की कंडीशन को इस्तेमाल करते हैं वो आपको समझना पड़ेगा। यूनिक नामों में बात करूं राजस्थान की साइड से, देखो युजवेंद्र चहल और आवेश खान। आवेश खान स्पेशली फर्स्ट बॉलिंग करते हैं, उस कंडीशन में युजवेंद्र चहल दोनों ही कंडीशन में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो एज ए CVC की चॉइस में, कहीं ना कहीं वैल्यूएबल पिक होने वाले हैं। रविचंद्रन अश्विन और
यूजी चहल। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया दोस्तों कि मिडल ओवर्स में विकेटें ज़्यादा गिरें, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं वो अच्छा परफॉर्मेंस दें। तो आई होप आपको दोनों ही कंडीशन समझ में आ गए होंगी किस प्रकार से आपको यूज करना है अपने प्लेयर्स को, फैंटेसी कॉम्बिनेशन को अकॉर्डिंग टू क्रिकेट नॉलेज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को यूज कीजिए, अपना एक बेहतरीन फैंटेसी कॉम्बिनेशन तैयार कीजिए। और मैं सजेस्ट करूँगा आप 2-3 कॉम्बिनेशन से खेलें। अगर आपका बैलेंस ज़्यादा नहीं है तो ज़्यादा कॉम्बिनेशन बनाने की ट्राई न करें, 2 या 3 कॉम्बिनेशन बनाएं, लेकिन रिस्की वाले बनाएं और फुल लॉजिक बेस्ड कॉम्बिनेशन बनाएं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस रहेंगे। सेम लॉजिक को फॉलो कीजिए और अप्लाई करते रहिए, आपको ज़रूर रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है जो बंदा 20 कॉम्बिनेशन बनाता है वही ग्रैंड लीग उठाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को आपको समझ के चलना पड़ेगा। अगर आपका बजट देखो फॉर एग्जांपल के 200 रुपये है, तो आप 200 के अंदर मैं सजेस्ट करूँगा 60% का अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो 40% आप इन्वेस्ट कीजिए स्मॉल लीग के अंदर, जिससे आपका जो ग्रैंड लीग में अगर आपका एक टीम या 2 टीम का लॉस भी जाता है तो वो स्मॉल लीग की टीम से रिकवर हो जाए। स्मॉल लीग खेलिए ओनली 3 मेंबर या फिर 4 मेंबर, तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस रहेंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। तो इन चीज़ों का आपको यूज करना है और एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करनी है।